स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने भूमि और मृदा प्रदूषण के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम मृदा प्रदूषण के स्रोत सोर्स ऑफ सोइल पोल्यूशन में के विषय में बात करेंगे। ये हमारे बीए थर्ड ईयर सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के सिलेबस में है। तो पहला है इसका जो स्रोत है वह है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिनके असंतुलित प्रयोग से मृदा के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैवनाशी रसायन विषैले रूप से हमारे आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होकर के लगातार अपनी मात्रा को बढ़ाते रहते हैं। मृदा अपरदन सेकंड कारण है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। अपरदन के कारण मृदा में गुणवत्ता ह्रास होता है। मानवीय एवं प्राकृतिक कारकों के द्वारा मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण कृषि क्षेत्र में कमी, बाढ़ आना आदि प्रभाव पड़ते हैं। तीसरा, जैविक स्रोत। मृदा को प्रदूषित करने वाले जैविक स्रोतों में मिट्टी की गुणवत्ता तथा उर्वरता को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों तथा अवांछित पौधों को सम्मिलित करते हैं। इनमें मनुष्य द्वारा त्यागे गए रोगजनक सूक्ष्म जीव, पालतू मवेशी द्वारा मलमूत्र द्वारा त्यागे गए रोगजनक सूक्ष्म जीव, मृदा में पहले से विद्यमान रोगजनक जीव तथा अंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ प्रमुख हैं। ये सभी मृदा में प्रवेश करके आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होकर जीव जगत को प्रभावित करते हैं। नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट। नगरीय आवासों से निकले अपशिष्ट विभिन्न स्रोतों से मृदा में प्रविष्ट होकर प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं गैसें जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा में उच्च लवणता वाला जल भी प्रवेश कर प्रदूषण बढ़ाता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी मृदा की ऊपरी सतह में जमा हो जाते हैं। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा से मृदाओं का पीएच मान कम हो जाता है तथा अम्लता में वृद्धि हो जाती है। मृदा में अम्लों का साधारण फसलों के लिए हानिकारक होता है। नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा में मृदा अम्लता बढ़ने के कारण वनों को नुकसान हुआ है। कृषि कार्यों के द्वारा ही रसायन अनेक बार मृदा की निचली परत में पहुँच करके प्रदूषित कर देते हैं। खनन क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों को मृदा में छोड़ देते हैं, जो वर्षा जल के साथ मिलकर के मृदा को प्रभावित करता है। अनेक बार विषैले पदार्थों का परिवहन के दौरान रिसाव होने से रसायन मृदा में फैल जाते हैं। तो ये मृदा प्रदूषण के कुछ प्रमुख स्रोत हैं: रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, मृदा अपरदन, जैविक स्रोत, नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट, अम्लीय वर्षा। अब इनके प्रभाव क्या हैं? मृदा प्रदूषण से पादप एवं जीव जगत दोनों ही प्रभावित होते हैं तथा साथ ही मृदा का प्राकृतिक स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है, जो लंबे समय तक संतुलित नहीं हो पाता है। फलस्वरूप सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा बैक्टीरिया भी जीवित नहीं रह पाते हैं। मृदा में अम्लीकरण एवं क्षार्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेड़ पौधे मृदा से प्रदूषकों को ग्रहण करके संचित करते हैं। इस प्रकार जीव जंतुओं के शरीर में भी ये प्रदूषक प्रविष्ट होकर हानि पहुंचाते हैं। सीसा एवं आर्सेनिक की अधिक मात्रा होने पर बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। कृषि उत्पादकता भी प्रभावित होती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में बढ़ती सेम की समस्या, पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई व उर्वरकों के प्रयोग से मृदा अम्लीकरण की समस्या लगातार बढ़ रही है। ये तो थी मृदा प्रदूषण के कारण, उसका प्रभाव। अब है ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। भूमि एवं मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत ठोस अपशिष्ट है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इसके प्रबंधन के लिए कानूनी पहल तथा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है।
क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में लोग इसे सार्वजनिक कार्य मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अतः सरकार को विभिन्न स्तर पर आर्थिक सहायता जारी करके इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। विगत पिछले दशक में भारत सरकार ने अनेक कार्य योजनाएं बनाकर भूमि एवं मृदा प्रदूषण प्रबंधन के प्रयास किए हैं। इस दिशा में भारत के अनेक संस्थान जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, शिलाधर मृदा विज्ञान शोध संस्थान इलाहाबाद, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय मृदा संरक्षण संस्थान नई दिल्ली तथा केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान देहरादून आदि महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। सरकारी प्रयासों की सफलता जन सहभागिता में निहित है। यानी कोई भी सरकारी जो प्रयास है वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि संपूर्ण जनता उससे जुड़ी हुई नहीं है। सरकारी प्रयास तभी सफल होते हैं जब जनता उस सरकारी प्रयास के साथ में कंधे से कंधा मिला करके अपनी पूर्ण जन सहभागिता उन सरकारी प्रयासों के साथ में रखती है। आप जानते हो कि एक एक दो होते हैं, तो सरकार एक जनता यदि दोनों मिल जाएं तो किसी भी समस्या का जो हल है वो बहुत आसान हो जाएगा। सरकारी प्रयासों की सफलता जन सहभागिता में निहित है। अतः नागरिकों को चाहिए कि वे अपने घरों का कूड़ा करकट सड़क तथा अन्य सामान्य स्थानों पर नहीं डालना चाहिए। गाँव में जहाँ नगरपालिका सेवा उपलब्ध नहीं है वहाँ कचरे का निस्तारण खाद के गड्ढों में किया जाना चाहिए और गड्ढों में किया जाना चाहिए। उन गड्ढों में उसके बाद में उस कचरे को खाद के रूप में हम प्रयोग में ले सकते हैं। कचरे तथा अन्य अपशिष्ट के निस्तारण की विभिन्न विधियों का उल्लेख हम कर रहे हैं। तो गड्ढों के अंदर खाद का निस्तारण किया जा सकता है। आजकल बड़े बड़े शहरों के अंदर कचरे से बिजली बनाने की यूनिट्स लगाई जा रही है। खाद से ईंटें बना करके आवासों में काम में ली जा रही हैं। कुछ देशों के अंदर इस कचरे से सड़कें बनाई जाने लगी हैं। इस प्रकार से जो कचरा है उस कचरे को निपटान के लिए सरकारें विभिन्न प्रकार के हमारे जो गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो हैं वो इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार का जो आपके पास कचरा होता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, ठोस कचरा, उनको अलग अलग प्रकार से उनका निस्तारण किया जाता है और उनके अलग अलग प्रकार की निस्तारण की विधियां हैं। कृषि कार्यों में नवीन शोध के परिणामस्वरूप विकसित ऐसे रसायनों का प्रयोग करना चाहिए जिनका कोई हानिकारक प्रभाव न हो। स्थायी रूप से विषाक्त पदार्थ छोड़ने वाले जैवनाशी रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मृदा अपरदन से हो रही भूमि अवनमन को भी प्रबंधित किया जाना चाहिए, यानी उसका भी मैनेजमेंट किया जाना आवश्यक है। भूमि एवं मृदा को प्रदूषित करने वाले कूड़े करकट तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थों के प्रयोग उपयोग लेने का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इनमें मिश्रित कार्बनिक तत्वों से शर्करा प्राप्त कर सकते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों को विशेष प्रक्रिया से गर्म करके कुछ उपयोगी गैसें जैसे कि मीथेन प्राप्त करके ईंधन के रूप में उपयोग में किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट को जला करके उनसे कुछ मात्रा में ऊर्जा का सांद्रण किया जा सकता है तथा इसके उपरांत निर्मित राख से ईंट बनाकर निर्माण कार्यों में काम में ले सकते हैं। इस प्रकार भूमि प्रदूषक तत्वों का उपयोगी महत्व भी है। तो उपयुक्त विधियों के अतिरिक्त भूमि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को लीगल उपायों के जरिए मजबूत किया जाना चाहिए, यानी कानूनों के द्वारा भी इनको विनियमित या रेगुलेट करना चाहिए। प्रत्येक राज्य को वर्तमान नगरपालिका विनियमों, नगर एवं ग्राम नियोजनों अधिनियमों तथा अन्य संबंध कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए। इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध शीघ्र तथा कारगर कार्रवाई के लिए कानूनी ढांचे के भीतर ही समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जैव उपचार,
बायो रिमिडिशंस। जैव उपचार अपशिष्ट प्रबंधन की ही एक तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीवों आदि के प्रयोग द्वारा प्रदूषित स्थान को प्रदूषण मुक्त किया जाता है। जैव उपचार द्वारा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि का प्रयोग करके खतरनाक पदार्थों में विघटित विषैलेपन कम करके गैर विषैले पदार्थों में विघटित करते हैं। जैव उपचार मृदा, सतही एवं भूमिगत जल को स्वच्छ करने एवं पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना में उपयोगी है, जो जैव रासायनिक चक्र के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। जैव उपचार संस्थानों एवं बाह्य स्थानों दोनों जगह किया जा सकता है। इसके द्वारा ठोस कचरे का निपटान संभव है।